जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 62। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे पहले हमने पढ़ा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद नया कंसेप्ट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सीखेंगे। अच्छा, कल के लेक्चर में मेरा ख्याल थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा हो गए थे ऐसे। हाँ, नॉर्मली हम इतने ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ने के आदी नहीं है। हाँ तो कल, हाँ तो कोई बात, आज दोबारा पढ़ लें इसको। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। दोबारा अच्छा, नहीं भाई कह रहे हैं दोबारा पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं। तो मुझे ये बताइए, भाई इतना फ्री नहीं हूँ मैं अकेले थोड़ा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। जी जी। फर्स्ट क्वार्टरली और सेकंड क्वार्टरली का जो टाइम पीरियड करना है 30 डेज और 60 डेज का, लाइक 30 जून ईयर एंड है, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये एक क्वार्टर, उसके बाद फिर 30 दिन यानी कि 30 सितंबर। ठीक है जी बिल्कुल। और जब सेकंड क्वार्टर की बात है तो 30 सितंबर से आगे 6 महीने के 30 जून से ही 6 महीने काम करने हैं। नहीं, जो क्वार्टर होगा, अब बल्कि भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसका क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन में, आपका आंसर हो जाए। इन्होंने कहा सर वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मंथ कैसे गिनने हैं, तो वो भी मंथ गिन लेते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है? चलिए तो डिस्कशन कर रहे। भाई आप खड़े क्यों हैं? अच्छा आपने किया है, मैंने ऐसे ही बिला वजह कर लिया। इनको क्यों नहीं खड़ा किया मैंने? बताएं क्यों खड़ा किया है, बताओ क्यों खड़ा किया है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं समझते। हाँ, असाइनमेंट नहीं की, शाबाश, खड़े रहे खड़े रहे। आपको क्यों खड़ा किया है? क्यों खड़ा किया बताओ, जल्दी बताओ। क्या असाइनमेंट नहीं की? खड़े रहे, शाबाश। बल्कि ऐसा करें, भाई पीछे जो है बैठे हुए उनको नजर नहीं आ रहा, पीछे चले जाए, पीछे चले जाए। हाँ, असाइनमेंट करने वाले और असाइनमेंट ना करने वाले ये एक दूसरे के करीब ना बैठा करें। हाँ, ये ना असाइनमेंट ना करने वाले असाइनमेंट करना शुरू हो जाए, बैठ जाए यार, करके आया कर। थोड़े 3-3 4-4 क्वेश्चन होते हैं, वो असाइनमेंट नहीं करते। अकाउंटिंग के 2.5-3 घंटे डेली असाइनमेंट कर लेंगे, ये ला के 15-20 मिनट की असाइनमेंट होती है। चलिए पहला क्वेश्चन, एक्स्ट्रावेगेंट होटल लिमिटेड EHL वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2000। EHL's फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30 जून। फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है? फाइनेंशियल ईयर से याद आया, फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? डिफाइन करें जल्दी, टाइम नहीं जाया करना, टाइम नहीं जाया करना। फाइनेंशियल डिफाइन करें। पीरियड फॉर विच कंपनी प्रिपेयर फाइनेंशियल प्रिपेयर्ड। क्या लाजमी है कि ये 12 मंथ्स होगा? नहीं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली जब इनकॉर्पोरेशन होती है फर्स्ट ईयर, उसमें पीरियड कम या ज्यादा हो सकता है। अच्छा, लॉ कहता है कि कम हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से एक्सीड कर रहा हो तो क्या करना? रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से एक्सीड कर रहा हो तो EHL है, लेकिन नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स ही होता है। इसका फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून है। EHL हैज केप्ट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन प्रोफेशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल है? अच्छा, आज का लेक्चर जो है ना, उसका मटेरियल कम रखा है, नॉर्मल लेक्चर में जितना आता है उससे ज्यादा रखा है, तो इसीलिए ताकि बहाने से हमारे जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं इनकी रिवीजन हो जाए और आपके ऊपर बर्डन ना हो ज्यादा। तो इसीलिए दरमियान में मैं कुछ चीजें आपसे पूछ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, रिसीट्स एंड में कैश रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड अलॉन्ग विद पर्टिकुलर्स, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेल एंड परचेजेस, और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड अगर वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। शाबाश। तो वो कह रहा है EHL has kept its books of accounts in professional, systematic and organized manner since its incorporation। ये कहाँ पे मेंटेन करनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कितने अरसे तक? 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और आपको याद है मैंने आपको गिनने सिखाए थे, 10 ईयर नहीं बोलना, 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। On 15 March 2022, due to shortage of space, Board of Directors has approved that the books of accounts should only be kept up to the period prescribed by company that 2017, up to which year EHL can dispose of its books of accounts। किस साल तक डिस्पोज कर सकती है? क्या 2020 तक, 30 जून 2020 तक डिस्पोज कर सकती है? नहीं नहीं नहीं, वो तो 10 साल वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो किन 10 फाइनेंशियल ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट से रखनी है? अच्छा मुझे बताइए, जो साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ चल रहा है, इसे काउंट नहीं करना। इसका मतलब है जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वो है 30 जून 2021। 30 जून 2021 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए। 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 यानी 30 जून 2012 ईयर एंड 30 जून 2000।
इसका मतलब ये हुआ 1 जुलाई 2011 से ऑनवर्ड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है और 30 जून 2011 तक की बुक्स ऑफ अकाउंट, 30 जून 2011 और उससे पहले की बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्पोज की जा सकती हैं, इसके बाद की संभाल के रखनी है। अच्छा मुझे यह बताइए क्या हो अगर ये डेट ऑन 15 मार्च 2022 की बजाय हो जाए ऑन 15 जुलाई 2022? तो फिर 22 पे काउंट होगा। हाँ जी, तो फिर 1 साल आगे काउंट और पीछे से 1 साल कम हो जाएगा। जैसे 1 जुलाई 10 तक पेमेंट करनी पड़ेगी। अब 1 जुलाई 2012 से ऑनवर्ड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, पिछले डिस्पोज कर देंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है ना, तो 1 साल, ये 10 साल का पीरियड है, ये 1 साल आगे चला जाएगा अगर यही डेट 15 जुलाई 2022 हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कह रहा है एसक्यूएल प्लास्टिक लिमिटेड इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होती है? जिसके 100% शेयर्स कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर ले। लेकिन होली ओन्ड सब्सिडरी में तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट वायलेट नहीं हो जाती। हाँ, जो होल्डिंग कंपनी है वो अपने कुछ शेयर किसी दूसरे मेंबर को एज नॉमिनी ट्रांसफर कर देती है। एसक्यूएल प्लास्टिक लिमिटेड इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ए फॉरेन कंपनी and has its registered office in Karachi. A list of books of accounts the company is required to maintain. ये अभी इन्होंने बताया बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी है मेरे भाई? सेल एंड परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कैश रिसीव्ड एंड पेड along with particulars और आइटम्स ऑफ कॉस्ट अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। करेक्ट। बी स्टेट द कंडीशन विच द डायरेक्टर शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद if they want to keep the books of account as SQL's factory located in Peshawar. मेरा तो ये ख्याल है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होगी और कहीं नहीं हो सकती, और भी कहीं हो सकती है, फैक्ट्री में हो सकती है। हाँ, प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, शायर को नोटिफाई किया जाए। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम डायरेक्टर का होता है कि मेंबर्स का? तो डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होगी। प्रोवाइडेड बोर्ड रेजोल्यूशन इज पास्ड एंड रजिस्ट्रार इज नोटिफाइड विद इन 7 डेज। अच्छा, अब और कोई नहीं बोलेगा। ये जो रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है विद इन 7 डेज में, ये शिफ्टिंग करने के 7 दिन के बाद नोटिफाई के अंदर के डिसीजन के 7 दिन के अंदर, डिसीजन के यानी जिस दिन बोर्ड मीटिंग होगी उसके बाद, चाहे शिफ्ट बाद में कर रहे हो। और रजिस्ट्रार को सिर्फ ये नहीं बताना कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कराची से पेशावर शिफ्ट कर रहे हैं, उसको पेशावर के फैक्ट्री का कंप्लीट एड्रेस भी देना। अच्छा, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट डिफरेंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस की बजाय किसी और जगह मेंटेन की जाए, ये कंसेप्ट डिफरेंट है। और एक और कंसेप्ट है वो डिफरेंट है, क्या? कि ब्रांच ऑफिस में बुक्स मेंटेन की जाए। ब्रांच ऑफिस में बुक्स मेंटेन की जा सकती हैं, उनके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए रजिस्ट्रार को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 कंडीशन उनकी भी है। पहला, ब्रांच ऑफिस में जो बुक्स मेंटेन की जाएगी ना वो ब्रांच से रिलेटेड होंगी, और दूसरा समराइज रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस सेंड करवाई जाएंगी पीरियडिकली। ठीक है, ये 12 एडिशनल कंसेप्ट था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलिए, अब क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अदील लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी विद फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। इट शैल प्रिपेयर, फॉलोइंग का लफ्ज काट दें, इट शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 2019-20। इसने 2019 लिस्टेड कंपनी है, 2019-20 के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। स्टेट हाउ मेनी टाइम्स, आपका क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट हाउ मेनी टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितनी दफा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी 2019-20 में? 4 दफा। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, एनुअल। 4th क्वार्टर नहीं बोलना, एनुअल। हाँ, सेकंड क्वार्टर को हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब स्टेट हाउ मेनी टाइम्स बता दिया, 4 था। आल्सो स्टेट पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड एंड टाइम लिमिट विद इन विच इट शुड प्रिपेयर ही सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रिपेयर होंगी 1 जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। और ये कब प्रिपेयर की जाएंगी? टाइम लिमिट विद इन 30 डेज। किसके? क्वार्टर क्लोज होने के बाद। क्वार्टर क्लोज हो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को।
तो इसका मतलब है 30 अक्टूबर तक फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब सेकंड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 अक्टूबर के बाद प्रिपेयर किए जाएंगे? नहीं, फर्स्ट जो सेकंड क्वार्टरली है वो पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद से, पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद, वो जो अगले 30 दिन है ना, वो तो इस बात के लिए है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस दिनों में आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गैप नहीं आना चाहिए। अगर पिछला क्वार्टर खत्म हुआ 30 सितंबर को, तो अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अक्टूबर, 30 सितंबर को खत्म हुआ तो अगले 1 अक्टूबर से स्टार्ट होनी चाहिए। सेकेंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब से कब तक? पीरियड क्या होगा? यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक। यकम जुलाई, ये ट्विस्ट था कहानी में। सेकंड क्वार्टरली असल में क्वार्टरली नहीं है, 6 माह की है ये चीज। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। और ये कब प्रिपेयर, कितना टाइम लिमिट? 60 डेज, 1 मार्च तक। और अगर 29 फरवरी का महीना है तो 29 फरवरी तक। और अगर 30 फरवरी का महीना है तो भैया होता है 30 फरवरी का। और ये भी कुछ साल पहले गुजरा भी है 30 फरवरी। आप छोटे होते थे, गूगल पे सर्च कीजिएगा 30 फरवरी की डेट आती है कि नहीं आती? 400 साल बाद आता है 30 फरवरी। हाँ भाई, 650 साल का। में 400 साल का हैरानगी से देखना शुरू हो गया भैया, क्या था, लेकिन 30 फरवरी होता है। बहरहाल चलें, अगर 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 सेकेंड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये पीरियड क्या कवर करेंगे? 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड कवर करेंगे। और ये प्रेजेंट कितने समय की जाएंगी? विद इन 60 डेज। पहले 60 डेज लिखते हैं, फिर उसके बाद अगर लीव ईयर है तो 29 फरवरी तक, और अगर नहीं तो 1 मार्च तक। आगे चलें, थर्ड क्वार्टर, वो भी 30 डेज। थर्ड क्वार्टर की फाइनेंशियल कब से कब तक? 1 जनवरी से 31 मार्च तक। और ये कब? अगले 30 अप्रैल तक। शाबाश। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 जुलाई से 30 जून तक, विद इन 120 डेज। जो क्या डेट बनेगी? 28 अक्टूबर। क्लियर? अच्छा, अगर ये 28 अक्टूबर 2020 तक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बना सके, 1 महीने तक, किससे? कमीशन से, लिस्टेड कंपनी कमीशन से। तो 28 अक्टूबर तक एनुअल फाइनेंशियल, अब देखिए जरा जेब खानी में ट्विस्ट। 28 अक्टूबर तक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और 30 अक्टूबर तक फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगले पीरियड की। भाई यही है ना, 28 अक्टूबर तक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 30 जून साल तक था, और 30 अक्टूबर तक फर्स्ट क्वार्टरली की। तो अगर 28 अक्टूबर तक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकी, एक्सटेंशन ले ली, तो आपका क्या हाल है? क्वार्टरली बना लेगी? तो क्वार्टरली को एनुअल नहीं बनी तो क्वार्टरली ने तो एनुअल के बाद बनना है, उसमें बैलेंस कहां से आएंगे? भाई कॉमन सेंस की बात है, 30 जून तक का ऑडिट होगा, उसके बैलेंस हुआ आगे क्वार्टर में जाएंगे ना। अगर उसके बैलेंस ही नहीं फाइनल आगे क्वार्टरली बन ही नहीं सकती। तो इस सूरत में क्या होगा फिर? क्या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन मिल सकती है? यस, अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन ली हो तो क्वार्टरली की भी एक्सटेंशन मिल जाती है, कमीशन दे देता है। ठीक है, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो एक्सटेंशन कौन देगा? कमीशन। और अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड। अगर लिस्टेड कंपनी है तो फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 30 दिन तक एक्सटेंशन देगा कमीशन। और अनलिस्टेड बनाती नहीं है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट अनलिस्टेड कंपनी पे अप्लाई ही नहीं होता। ऐसे रटे लगाए होते हैं ना, बहुत जगह पे फिट कर देना, खुदा का खौफ करें। क्वार्टरली फाइनेंशियल है तो लिस्टेड कंपनी का लिया, तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात थी एक्सटेंशन की, नहीं। चलिए, ये 3 क्लियर हो गया। 4, The board of Relax Furniture Limited, a listed company, could not lay before the company in annual general meeting its annual financial statement for the year ended 30th June 2019.
दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी लेड ऑन और बिफोर 28 अक्टूबर 2019, क्योंकि जाहिर है जो 30 जून ईयर एंड है इसके 120 दिन 28 अक्टूबर तक ही बनते हैं। तो सही कह रहा है, बात समझ आ गई। व्हाट शुड आरआरएफ डू टू अवॉइड एनी पेनल्टी अंडर कंपनी एक्ट? एक्सटेंशन कमीशन से ले 30 दिन नहीं, अप टू 30 डेज, 30 दिन तक हो सकता है कमीशन 15 दिन की दे दे, 20 दिन की, 25 दिन की एक्सटेंशन दे दे, अप टू 30 डेज है। B. RFL also wants to get extension filing its quarterly financial statement for the period ending 30th December. Can they do so? Yes. बिल्कुल. If exemption is granted for filing of annual financial statement up to 30 days, then first quarterly financial statements shall also be, exemption can also be given for first quarterly financial statement. Clear? Second quarterly financial statement की extension कैसे मिलेगी? वो मिलेगी, डिस्कस ही नहीं हुई। शाबाश। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रजा एंटरप्राइजेज लिमिटेड REL, a listed company, is out of the country at time of finalization of annual accounts. Explain the provisions related to signing and authentication of the annual accounts as contained in Companies Act 2017, which REL would have to comply with in the above situation. Signing and authentication, मेरा तो ख्याल है signing and authentication का एक ही मतलब है। Authentication का मतलब है अप्रूवल। अप्रूवल कौन करेगा? Signing का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर सफे के ऊपर साइन कौन करेगा? तो authentication कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करें। और साइन कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव वाला कौन था? चीफ एग्जीक्यूटिव तो दुबई बैठा है, वो यूरोप बैठा है, पाकिस्तान में नहीं है। रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 1 डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इफ लिस्टेड, ये रेगुलर है। इस केस में क्या लिखेंगे? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एंड CFO। चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम सोल्यूशन में नहीं लिखना, क्योंकि उसने कह दिया वो आउट ऑफ कंट्री है। और CFO के साथ भी इफ लिस्टेड कंपनी नहीं लिखना, बल्कि लिखना है एज लिस्टेड कंपनी, एज इट इज लिस्टेड कंपनी, लिखा हुआ है लिस्टेड। अच्छा, अगर ये अनलिस्टेड कंपनी होती क्या ऑथेंटिकेशन और साइनिंग फिर भी होती? अगर प्राइवेट कंपनी हो क्या फिर भी साइनिंग और ऑथेंटिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स होगी? साइनिंग एंड ऑथेंटिकेशन हर केस में होगी। 1 मिलियन वाली बात इस पे डिपेंड नहीं करती, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ऑडिट रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है, ऑडिट करना रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, एफिडेविट फाइल करना रजिस्ट्रार को। जरा गौर से सुनिएगा अगली बात। अगर प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, ऑडिट नहीं करवाना, लेकिन एफिडेविट रजिस्ट्रार को जमा करवाना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ने अप्रूव किया। अगर पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है, ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। और अगर प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा है तो ऑडिट तो रिक्वायर्ड है, लेकिन एक और रिक्वायरमेंट ऐड हो जाती है। 1 मिलियन से एक्सीड करें तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट ऐड होगी, 10 मिलियन से एक्सीड करें फाइलिंग विद रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट ऐड होगी कि AGM के बाद रजिस्ट्रार को फाइलिंग करनी है। ये याद है? 1 मिलियन, ये ज़हन में रखिएगा। 10 मिलियन से ज्यादा हो तो फाइलिंग करनी है किसको? रजिस्ट्रार को, AGM के बाद। अच्छा, AGM के बाद रजिस्ट्रार के अलावा किसी और को फाइलिंग करनी होती है? पक्की बात है। AGM से पहले रजिस्ट्रार को फाइलिंग करनी होती है? सिर्फ लिस्टेड कंपनी 3 को फाइलिंग करनी है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए SECP को, रजिस्ट्रार को, स्टॉक एक्सचेंज को 3 कॉपीज फिजिकली और 1 कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली। 3 कॉपी हर एक को के एक 3। हाँ जी, ठीक है भाई। ये 1 मिलियन 10 मिलियन प्राइवेट कंपनी, पता चल गया? यानी अगर प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, ना फाइलिंग, नहीं फाइलिंग है, ऑडिट नहीं है। फाइलिंग तो है ना, एफिडेविट नहीं जमा करवाना।
और अगर 1 मिलियन से ऊपर और 10 मिलियन से कम है, ऑडिट करवाना है, फाइलिंग नहीं करवानी। और अगर 10 मिलियन से ज्यादा है, फाइलिंग में। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ना थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 से 10 मिलियन के दरमियान में तो फाइलिंग नहीं है, समझ आया, लेकिन 1 मिलियन से नीचे पे फाइलिंग है, ये क्या चक्कर है? 1 मिलियन से नीचे फाइलिंग है, 1 से 10 के दरमियान फाइलिंग नहीं है, और 10 से ऊपर फाइलिंग है, तो भाई लॉ की मर्जी, लॉ की मर्जी। आगे चले, ये 6 हो गया। अच्छा, ये ऊपर साइनिंग ऑथेंटिकेशन हो गई, 5, ठीक है, 6। Under provisions of Company Act 2017, briefly describe the requirements of a private limited company for presenting its financial statements in the annual general meeting and whether the financial statements required to be audited. तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेगी एक प्राइवेट कंपनी? यस, करेगी विद इन 120 डेज। फर्स्ट है, अगर फर्स्ट है, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में प्रेजेंट करेगी। एजीएम भी 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही होनी होती है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट मैच करती है कि फर्स्ट एजीएम में फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है उसका वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। इसके पेड अप कैपिटल में नहीं बताया उसने कुछ। अगर पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है तो ऑडिट नहीं करवाना, अगर पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है तो ऑडिट रिक्वायर्ड है। एफिडेविट बयान हल्फी वैसे अलग से सबमिट करते हैं, हाँ जी, कि बोर्ड ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसीडर कर लिए, अप्रूव कर लिए। क्वेश्चन 7, The annual general meeting of a company was held on October 31st, 2009, but on account of certain disagreements, members did not adopt the audited financial statement for the year ended June 30th, 2009. Members ने उस audited financial statement को adopt नहीं किया। In the above situation, how would the company comply with the provisions of Company Act 2017 related to the filing of copies of annual accounts with the registrar of companies? अब कैसे करें? अगर एजीएम पोस्टपोन हो जाए या अडॉप्ट हो जाए या मेंबर्स ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टिल रजिस्ट्रार को हमने सबमिट फाइल करवानी है। लेकिन क्या लिखना है साथ? ये फैक्ट लिखना है कि मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट नहीं किया फाइनेंशियल, और रीजन कि क्यों अडॉप्ट नहीं किया, डिसएग्रीमेंट थे। एनुअल अकाउंट्स अभी भी सबमिट करवाने हैं। क्लियर? बस ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हो गए। अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की तरफ चलते हैं, जो कि रिलेट करता है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों में फर्क हमें पता है। जब किसी जगह पे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड लिखा होगा, एनुअल फाइनेंशियल, शाबाश। आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कंसेप्ट अप्लाई होता है होल्डिंग कंपनीज पे। होल्डिंग कंपनीज पे आप में से कितने स्टूडेंट्स ने FR2 पढ़ी हुई है या अच्छा पढ़ रहे हैं? अभी कंसोलिडेशन पढ़ ली आपने या नहीं? पढ़ ली, यानी बेसिक। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने FR2 इस सेशन में या इससे पहले नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, तकरीबन 40%, नहीं 40%, ठीक है। तो चलें, जिन स्टूडेंट्स ने ये अकाउंटिंग में टॉपिक, उनको तो अंडरस्टैंडिंग होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जाहिर है आप क्लास में अच्छी खासी तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दूं। कंपनीज एक तो है होल्डिंग, एक सब्सिडरी, और एक वो है जो ना होल्डिंग है ना सब्सिडरी है। ऐसी कंपनी जिसकी ना कोई होल्डिंग है ना सब्सिडरी है, अकेली कंपनी, उसने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है सिर्फ एक ही, सेपरेट, जो कि होल्डिंग सब्सिडी है ही नहीं किसी। अगला केस, एक ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी है, इसने भी अपनी सेपरेट अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, लेकिन इसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बाकी लोगों के साथ साथ अपनी होल्डिंग कंपनी को भी फॉरवर्ड करनी होती है ताकि कंसोलिडेट कर ले। अब आते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का काम डबल हो जाता है। जब ईयर एंड होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की बारी आती है, तो होल्डिंग कंपनी का काम डबल हो जाता है। अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर उसने एक दफा तो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के इंक्लूड करनी है, जिसे कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
और एक दफा अपनी प्लस सब्सिडरीज, एक सब्सिडरी है तो एक की, दो है तो दो की, 10 है तो 10 सब्सिडरीज की, अपनी प्लस सब्सिडरीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करके, ऐड करके, कंसोलिडेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, जिसे कहते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी होल्डिंग कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में या जब साल खत्म होगा तो एक नहीं दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, एक सिर्फ अपनी और दूसरी अपनी प्लस सब्सिडरीज दोनों की। जो अपनी वाली होती है उसे कहते हैं सेपरेट या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो पूरे ग्रुप की होती हैं यानी होल्डिंग प्लस सब्सिडरीज, इसे कहते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ध्यान में रखिएगा। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, वैसे डिटेल में तो आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे और बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सिंपल है। क्या कि अगर होल्डिंग कंपनी ने सेल की है 100 की और सब्सिडी ने की है 50 की, तो जब होल्डिंग कंपनी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी सेल शो करवाएगी 100 की, और अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होगी तो 100 + 50 150 मर्ज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएंगी फिगर्स। इसी तरह एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाएंगे, एसेट्स भी ऐड हो जाएंगी, लायबिलिटीज भी। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इसमें आगे बहुत सी एडजस्टमेंट है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि मैंने सिर्फ काउंटिंग नहीं पढ़ा रहा आपको, लॉ पढ़ा रहा हूं। तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होल्डिंग कंपनी ने बनानी है, सब्सिडरी ने नहीं बनानी। सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज होती है इसमें, लेकिन इसको बना कौन रहा होता है? होल्डिंग। सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ढूंढेंगे ना, आपको कभी भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मिलेगी। और होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, आपको एक नहीं दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेगी, एक उसकी अपनी अलग से सेपरेट या इंडिविजुअल, और दूसरा कंसोलिडेटेड। तो यही वो हमें पहले बेसिक रिक्वायरमेंट सिखा रहा है कि हर होल्डिंग कंपनी, एवरी होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच करेगी। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, उसकी अपनी प्लस सब्सिडरी, 1 और मोर जितनी भी सब्सिडरीज है, उनकी फाइनेंशियल फिगर्स को ऐड किया जाएगा। फिर एज यूजुअल आपको पता है एक्सेप्शन वो देता है कि प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना लाजमी नहीं है। बज़ाहिर देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि एक कंपनी जिसका अपना पेड अप कैपिटल 6, 7, 8 मिलियन हो, वो किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले, किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर। लेकिन बहरहाल लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने उनको याद करना है। तो पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक हो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस प्राइवेट कंपनी ने नहीं बनानी, वरना तो तकरीबन हर होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाती, अपनी भी बनाती है और अपनी प्लस सब्सिडी की कंसोलिडेट नहीं, सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाती। सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सब्सिडरी बना रही होगी, वो अपनी प्लस सब्सिडरी इकट्ठी करके कंसोलिडेटेड बना रही होगी। नहीं, ये अकाउंटिंग में क्वेश्चन आया करता था, और जिस हम पता नहीं क्या मसला, आपके साथ भी शायद ही होता होगा, जो क्वेश्चन कभी टेस्ट नहीं होता ना, जिस तरह का क्वेश्चन, वो स्टूडेंट में टेस्ट हो जाता। कंसोलिडेशन की बड़ी प्रैक्टिस की, और मैं एक्सपर्ट हो गया कि इधर इनका इधर आएगी आइटम्स होल्डिंग कंपनी की, इधर सब्सिडरी की, कंसोलिडेशन चुटकी में बना लूंगा। क्वेश्चन क्या आया, उसने कहा ना कंसोलिडेटेड का बनाओ, कंसोलिडेटेड मैं बना के देता हूं आपको, ये कंसोलिडेटेड है, ये होल्डिंग है, सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। कभी छेड़ ही नहीं सकी उस तरह के क्वेश्चन को। बात बात ऐसा भी होता, मुझे याद आ गया होल्डिंग से अकाउंटिंग का। बहरहाल तो ये आपको सिखाया जाता है, ये मेरा कैप लेवल पे टेस्ट नहीं करेगा। अच्छा सिखाया, कंसोलिडेटेड से इंडिविजुअल की बनाए जाते हैं। हाँ चल चले, ठीक है, बहरहाल चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शैल बी ऑडिटेड बाय ऑडिटर। अच्छा, होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन ऑडिट करेगा? ऑडिटर कौन सा? होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर। सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन ऑडिट करेगा? सब्सिडरी का ऑडिटर। होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को होल्डिंग का ऑडिटर करेगा, सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सब्सिडरी का ऑडिटर करेगा। कंसोलिडेटेड को कौन करेगा? होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर। शैल बी ऑडिटेड बाय ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी। अच्छा, इसमें ना कुछ 2-3 मसले मसाइल होते हैं कंसोलिडेट। अब ये मुझे याद आ रहा है, वो मसले मसाइल भी याद आ रहे हैं। एक मसला ये होता था जिसका इसने जिक्र नहीं किया, समटाइम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती थी, होल्डिंग की अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ, सब्सिडी की कुछ, तो कंसोलिडेशन में ना वो मेरा सिमेट्री करके इसको करते थे। क्या है, मैंने चले बहरहाल
एक और मसला होता था, बाजू का सब्सिडरी कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में होती थी तो एक्सचेंज रेट का फर्क है, ये भी नहीं है। एक और मसला होता था फिर कि होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड कुछ और है और सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड कुछ और है। ये है कह रहा है ये भी। अच्छा चलें ठीक है, नहीं एक मिनट है, नहीं ठीक है, ठहर। अच्छा जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट है सिलेबस, नहीं तो इसका हल क्या होता है? अच्छा नहीं, मिड ईयर एक्विजिशन है। अच्छा चले छोड़े, मैं बताता हूँ। अगर 31 दिसंबर होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड है और 31 दिसंबर ही सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बहुत आसान है, तो कर। लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है, सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड 30 जून है, यह मसला आ जाएगा कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए वो 31 दिसंबर ईयर एंड की हो या 30 जून ईयर एंड की हो। उनका ईयर एंड क्या होना चाहिए? उनका ईयर एंड, प्यारे भाई मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा, ये मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा ये तुमने जाया करवाए। हाँ तो बात चल रही थी, अगर होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है, सब्सिडरी का 30 जून है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईयर एंड क्या होना चाहिए? जो होल्डिंग कंपनी का। लेकिन लॉ कहता है ठहर जाए, पहली बेहतरीन सजेशन आपके लिए, एससीसी भी कह रहा है, कंपनीज को कह रहा है, पहली बेहतरीन सजेशन आपके लिए यह है कि आप में से कोई भी कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी में से अपने ईयर एंड को एक्सटेंड करके दूसरे के बराबर ले आए ताकि एक ही दफा हमेशा के लिए मसला हल हो जाए। और वो कहता है, एससीसी भी कहता है, आप बेफिक्र रहें, आपको फाइनेंशियल ईयर इस पर्पस के लिए एक्सटेंड करना हो ना, किस पर्पस के लिए फाइनेंशियल एक्सटेंड कर, अपना ईयर एंड चेंज कर ले। अगर आपने कंसोलिडेशन के लिए एक्सटेंड कर तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम ना सिर्फ आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की इजाजत देंगे बल्कि जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, एजीएम कंडक्ट करवानी है, फाइलिंग करवानी है, एनुअल रिटर्न सबमिट करवानी है, ये रिक्वायरमेंट से भी आपको रिलैक्सेशन दे देंगे 1 साल के लिए, ताकि आप अपना ईयर एंड जो है होल्डिंग के साथ, होल्डिंग और सब्सिडी का ईयर एंड मैच हो जाए। पहली सेशन तो उन्होंने ये दी। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि फर्ज कीजिए अगर आप ऐसा नहीं करते, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी ना, दोनों का ईयर एंड सेम होना चाहिए। ईयर एंड सेम नहीं होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन सकेगी। लाभ यहां पे 2 ऑप्शन देता है, कहता है पहली तो ऑप्शन यह है कि इन एनी केस आप उसको सेम कर लें, कोइंसाइड कर ले दोनों का फाइनेंशियल ईयर। अगर वो कर लें, खास तौर पे जब गैप 90 डेज तक हो ना, दोनों के ईयर एंड में 90 दिन तक का गैप हो, तब तो आपको लाजमी यही कोशिश करनी चाहिए क्या कि आप अपना सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड और होल्डिंग का ईयर एंड सेम करवा ले। और इसमें कमीशन वादा कर रहा है क्या कि हर मुमकिन सहूलत प्रोवाइड करेगा, हर मुमकिन सहूलत प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड करना है, फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड करवाएगा, क्योंकि जाहिर अगर फर्ज कीजिए ये सिचुएशन अप टू 90 डेज, होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड है 30 जून, फर्ज कीजिए 30 जून, सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड है 30 अप्रैल और 30 जून, मैच नहीं कर रहे ना, तो कमीशन क्या कह रहा है? मैच कर लो, यानी एक्सटेंड कर लो। यानी सब्सिडरी को कह रहा है तुम अपना ईयर एंड 30 अप्रैल से एक्सटेंड करके 30 जून पे ले आओ, और उसमें कह रहा है कि आपको हम हर मुमकिन सहूलत प्रोवाइड करेंगे। आपको 1 साल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 की बजाय 14 महीनों की बनानी पड़ेंगी ना, हम आपको रजिस्ट्रार से इजाजत ले देंगे। आपको एजीएम 120 डेज में कंडक्ट करवानी थी ना, तो हम वो 120 डेज 30 अप्रैल से नहीं, इस साल 30 जून से गिनेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, अगर गैप 90 डेज तक है। लेकिन अगर गैप 90 डेज से ज्यादा का है और आप ईयर एंड सेम नहीं करना चाहते किसी वजह से, इस सूरत में क्या करें? जैसे फर्ज कीजिए कि ईयर एंड होल्डिंग कंपनी का है 30 जून, सब्सिडरी कंपनी का है 31 मार्च, सब्सिडरी का 31 मार्च और होल्डिंग का 30 जून, और दोनों डिफरेंट सेक्टर के हैं,
ठीक है। जो होल्डिंग कंपनी का सेक्टर है ना, इसमें ज्यादातर बिजनेस जून के महीने में होता है, और सब्सिडरी का सेक्टर में ज्यादातर बिजनेस फर्ज कीजिए मार्च के महीने में होता है। तो वो कहते हैं जी हम तो ईयर एंड को सेम नहीं कर सकते, अब क्या करें? एक तो प्रेफर्ड सजेशन क्या दी कमीशन ने, ईयर एंड सेम कर ले, उसका हम फैसिलिटेट करेंगे। और अगर ये नहीं कर सकते, यानी जब दोनों में गैप जो है दोनों के ईयर एंड में 90 दिन से ज्यादा का है, जैसे एक 31 मार्च दूसरा 30 जून, उस सूरत में कमीशन ने कहा कि सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी? इंटरम क्लोजिंग करेंगी। कब? जब होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड होगा। यानी इस केस में सब्सिडरी कंपनी 30 जून को इंटरम क्लोजिंग करेगी, 30 जून को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। लेकिन ये इंटरम क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए होगी, और प्रैक्टिकली ये बड़ा सरदर्द होता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर मैच हो जाए। लेकिन एग्जाम में वो जो क्वेश्चन पूछेगा ना हमसे ला के पेपर में, वो फाइनेंशियल ईयर मैच नहीं करवाएगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं पूछने ना उसने, कहेगा आप बताओ क्या करना है, हम कहेंगे इंटरम क्लोजिंग करनी है। तो इंटरम क्लोजिंग में ये ना समझिएगा कि 30 जून पे सबसे, एक तो ये कि इंटरम क्लोजिंग सब्सिडरी ने करनी है, यानी सब्सिडरी डिस्टर्ब होगी, होल्डिंग कंपनी डिस्टर्ब नहीं होगी। होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड वही है। इंटरम क्लोजिंग किसने? सब्सिडरी कंपनी 30 जून को 3 महीनों की क्लोजिंग नहीं करेगी, बल्कि 30 जून को 1 जुलाई से 30 जून तक की ट्रांजैक्शंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। लेकिन ये वो साल है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए बन रही है, बाकी किसी पर्पस के लिए नहीं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को सबमिट नहीं करवाने, सब्सिडरी कंपनी ने सिर्फ किसको सबमिट करवानी है? ये बात समझ आए? चलिए फिर, तो इसका मतलब ये हुआ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां होल्डिंग कंपनी का काम बढ़ता है कि अपनी के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, वहां पे सब्सिडरी कंपनी का काम भी बढ़ जाता है। कब? अगर ईयर एंड सेम ना हो। अब इसका या तो एक हल है, एक ही वक्त परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? कि एक्सटेंड करवा ले कमीशन से, क्या कि फैसिलिटेट करवा ले। और दूसरा क्या हल है? अगर किसी भी वजह से ये काम नहीं करना, तो फिर हर साल आप सब्सिडरी को इंटरम क्लोजिंग करना पड़ेगी। ठीक है, इंटरम क्लोजिंग करना। और एक चीज आपको और बता दूं, ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये वाली ऑप्शन, ये दोनों कंपनीज के लिए, होल्डिंग सब्सिडी दोनों में से जो मर्जी काम करवा ले, लेकिन ये वाली ऑप्शन इंटरम क्लोजिंग सब्सिडरी ने करनी है, होल्डिंग ने इंटरम क्लोजिंग नहीं करनी। ये बात समझ आ रही है? ये मसला समझ आ गया फाइनेंशियल ईयर का? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल ईयर की प्रॉब्लम समझ आ गई। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अब बताइए, जो होल्डिंग कंपनी की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती है जो IFRS में है और कंपनीज एक्ट में भी है, होगी नहीं है? पढ़ाई नहीं जाती आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? 4 शेड्यूल 5th शेड्यूल के बारे में कुछ नहीं जानते? चले फिर मैं एक ऐसी बात बता दूं आपको जो शायद में भी आपके काउंटिंग के टीचर ने आपको कभी ना बताई हो। अच्छा, नहीं बताया तो ठीक ही किया, ये तो मैं वैसे। और इसका ये मतलब नहीं आपने समझना कि मुझे काउंटिंग आपके काउंटिंग टीचर से ज्यादा आती है, ये नहीं। ये तो वैसे ही मैं बोंगी मारने लगा हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कभी कभी ऐसा होता है ना, दूसरे सब्जेक्ट। कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनेंगी? IAS 1। शाबाश। लेकिन क्या आपको ये पता है पाकिस्तान में कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो IAS 1 को फॉलो नहीं करती? पाकिस्तान में IAS 1 के मुताबिक, किसके मुताबिक बनती है? कंपनी। और कंपनीज एक्ट में शेड्यूल है, 4th शेड्यूल और 5th शेड्यूल। मेरा ख्याल है 4th शेड्यूल लिस्टेड कंपनी के लिए और 5th अनलिस्टेड के लिए। पहले भी बताई थी ना बात, काउंटिंग में तो नहीं पड़ी आपने बात। हाँ, आज वरना जाके देख लीजिएगा, IAS 1 का फॉर्मेट देख ले और पाकिस्तान की किसी भी लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करें, फॉर्मेट देख ले, फर्क है। लेकिन फिर जब आप 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल पे पहुंचेंगे तो वो मैच करेगा। तो इसीलिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो है, मानता हूं, IAS 2 की रिक्वायरमेंट्स है, 16 की रिक्वायरमेंट्स है, 38 इंपेयरमेंट की है, लीज की है, मानता हूं। लेकिन कंपनी लॉ में भी है, 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल में भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स होते होंगे क्या? नहीं। होल्डिंग की अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं, सब्सिडी की अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं, कंसोलिडेटेड में भी तो होते होंगे, हैं। तो कंसोलिडेटेड के भी स्टैंडर्ड्स हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड है ना? कौन सा स्टैंडर्ड है? 39। अच्छा, 3 और 9 कह रहे हैं। अच्छा, मैं समझा 3 9। अच्छा, इतनी मेरी काउंटिंग फास्ट अच्छी नहीं है। IFRS 9 के IAS 9
IFRS 9, चले जो भी होता है, जो भी नहीं, तो वो कह रहा है कि जो भी डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं या जो लॉ के शेड्यूल्स में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ठीक है। हाँ, अगर कोई क्वालिफिकेशन है सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ है, सब्सिडी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ है, क्वालिफिकेशन जो है वो ज़हन में रखिए कि ये इसमें प्लस सेंस में यूज नहीं हुई। ठीक है, यहां पे क्वालिफिकेशन का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम, जैसे हो सकता है, इससे पहले हमने चलिए मैं समझा देता हूं क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है अच्छा, और यानी वेरिफिकेशन होती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम वेरिफिकेशन करें ऑडिटर तो पता चले सही नहीं बनी? हो सकता है, उसमें रीजंस बहुत सी हो सकती हैं, जैसे हो सकता है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सही नहीं बनाई, या ये भी हो सकता है कि कुछ डिस्क्लोजर्स जो देने थे वो नहीं दिए। जैसे कंपनीज अक्सर 2 नंबरी करने की कोशिश करती हैं कि उनके खिलाफ कोई लीगल केस पेंडिंग होना तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं डिस्क्लोज करो, वो डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, यहां पे इसी एग्जांपल को ध्यान में रखना है आपने कि अगर सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सब्सिडरी कंपनी से रेलिवेंट है और सब्सिडरी कंपनी ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, सब्सिडरी कंपनी ने, ऑडिटर ने कहा जी हम अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गड़बड़ है। अच्छा, आप जरा सोच के बताना है, सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वालिफिकेशन है यानी उसमें कुछ गड़बड़ है, कोई चीज मिसिंग है, वो चीज होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स इवेंट है। ठीक है, सोच के बताना है, होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो इंफॉर्मेशन आ रही होगी, अगर होल्डिंग से रिलेटेड नहीं, वो सिर्फ सब्सिडरी से रिलेटेड है, सब्सिडरी से रिलेटेड, लेकिन होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स समझते हैं कि जानना जरूरी है, तो वो इंफॉर्मेशन सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी चाहिए। एग्री कर नहीं आई, इसका मतलब क्वालिफिकेशन हो गई। वो होल्डिंग कंपनी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नहीं आ रही, क्योंकि वो आनी भी नहीं चाहिए। कहां आनी चाहिए फिर? वो कंसोलिडेटेड में आनी चाहिए कि नहीं? यही कंसेप्ट समझा रहा है आपको कि आपने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो वाली इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। कौन सी वाली इंफॉर्मेशन? जो सब्सिडरी की क्वालिफिकेशन से रिलेट करती है और होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स के लिए मटेरियल है यानी रेलिवेंट है, वो उसको जरूरी है, अहम है, अहम है, अहम है, और वो होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, वो तो है ही सब्सिडी से रिलेटेड। तो वो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे हम होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को? डिस्क्लोजर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर में, यानी एक चीज सब्सिडी में होनी चाहिए थी, नहीं है, तो वो होल्डिंग में आ नहीं सकती क्योंकि उससे रेलिवेंट नहीं करती, तो किधर आएगी? कंसोलिडेटेड में आनी चाहिए। ठीक है, और आगे कंसेप्ट उसने यहां नहीं बताया, बाद में कहीं बताएगा कभी। अगर वो अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ना लिखें तो फिर इसका मतलब है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी क्वालिफिकेशन है, उनमें भी प्रॉब्लम है। यहां पे लफ्ज क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? प्रॉब्लम। ठीक है, ऑथेंटिकेशन किसके? सब्सिडी के होल्डिंग के? दोनों। होल्डिंग के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? ऑथेंटिकेट। साइनिंग कौन करेंगे? एटलीस्ट वन डायरेक्टर, सीईओ, इफ लिस्टेड कंपनी। लेकिन ये होल्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ लिस्टेड कंपनी कहने की क्या जरूरत है? ये होल्डिंग, ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं, ये सबके लिए, ये सबके लिए। क्लियर हुई है बात? तो इसकी अप्रूवल और साइनिंग याद रखें, जो कंपनी बना रही है होल्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच होनी है अप्रूवल और साइनिंग। सब्सिडरी के डायरेक्टर्स नहीं आएंगे अप्रूव करने के लिए। क्लियर हो गई है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थे? चलिए जी जी, इंटरिम क्लोजिंग का, हाँ इंटरिम क्लोजिंग सुन लें, सबसे अहम। क्या वो सवाल पूछा जो सबसे अहम है, शाबाश। इंटरिम क्लोजिंग, इंटरिम क्लोजिंग का मतलब यह है अभी साल खत्म नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही आपने एक कट ऑफ लगा दिया, लाइन लगा दी
और साल खत्म होने से पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 12 महीनों की। यानी एक कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर और वो 30 अक्टूबर को ही अपने पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दे, है ना जी बात। एक कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020, उसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 की, लेकिन वो क्या कर रही है, वो 30 अक्टूबर पे इंटरिम क्लोजिंग करके 1 नवंबर 2019 से लेके 30 अक्टूबर 2020 तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। ये है इंटरिम क्लोजिंग। इंटरिम क्लोजिंग, और ये क्यों बना रही होगी, ताकि ये बना के होल्डिंग कंपनी को भेज दे, इसलिए कि होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड भी 30 अक्टूबर होगा। ठीक है, 30 अक्टूबर। क्या ऐसा हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड 30 अक्टूबर हो और सब्सिडरी का 31 दिसंबर? हो सकता है, हो सकता है, हाँ। फिर उसमें एक्सटेंड कर देना चाहिए, लेकिन अगर एक्सटेंड नहीं करते तो फिर इंटरिम क्लोजिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी, सब्सिडी कर रही है, सब्सिडी ही इंटरिम क्लोजिंग कर रही है। क्लियर? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने असाइनमेंट जरूर करने हैं, ठीक। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।